नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। एक तरफ सूबे के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रीगण जनपद में बीमार हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधारने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टर सरकार की मंशा को पलीता लगाने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जिले में चिकित्सा व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है, जिसका खामियाजा गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। आए दिन यहाँ पर डॉक्टरों की लापरवाही सामने आती है, डॉक्टर यहाँ पर समय पर नहीं पहुँचते हैं। दरअसल पूरा मामला शहाबगंज ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलिया का है, जहां पर तैनात डॉक्टर अरविंद पांडे और डॉक्टर चंद्रगुप्त अक्सर ड्यूटी से गायब रहते हैं। पूरा अस्पताल वार्ड बॉय और एएनएम, इसके अलावा स्टाफ नर्सों के भरोसे चल रहा है। शायद यही कारण है कि अस्पतालों में मरीजों की संख्या ना के बराबर है। डॉक्टरों के मौजूद नहीं रहने के चलते मरीजों को मजबूरन झोला छाप डॉक्टरों के यहाँ इलाज करवाना पड़ता है, जिससे कभी कभार रोगी को जान माल का भी नुकसान होता है। आए दिन आप यूपी में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, अखबारों में, टीवी पे देखते होंगे कि इस झोला छाप डॉक्टर की वजह से इस लोगों की मौत हो गई, इतने लोगों की मौत हो गई, आज फलानी गर्भवती महिला की मौत हो गई। तो ये जो बातें हैं, ये जो नुकसान है, आम हो चला है। वहीं जब मामले में सीएमओ डॉक्टर वाई के रॉय से बात की गई तो सीएमओ साहब ने फोन उठाना भी मुनासिब नहीं समझा। वहीं डीएम निखिल टी फुंडे ने मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ में कार्रवाई की बात कही है। अब देखना होगा कि मामला डीएम साहब के संज्ञान में आने के बाद चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होता है या नहीं होता है, या ऐसे ही डॉक्टरों की लापरवाही बरकरार रहती है। लेकिन सबसे पहले वो बयान सुनेंगे कि रविंद्र सिंह जो कि वार्ड बॉय है, वो क्या कहते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर के। डॉक्टर कितने? दो। कितने लोग मौजूद हैं इसमें? मौजूद है अब 10 खाली 3-4 लोग। जो लोग मौजूद हैं उनका नाम क्या क्या है? हसीना खातून, क्या है? एएनएम और कालीन स्टाफ नर्स और रिजल्टी हैं, वो चले गए हैं चंदौली ट्रेनिंग में। हमारे यहाँ तो 2 डॉक्टर हैं, एक वार्ड बॉय, एक एलटी, एक स्टाफ नर्स, एक एएनएम। मौजूद कितने लोग हैं? मौजूद थे इस समय 4 लोग थे, लेकिन एक लोगों की ड्यूटी लग गई है। डॉक्टर लोग तो अभी नहीं है जी। 2 डॉक्टर हैं, एक वार्ड बॉय, एक एलटी है और एक स्टाफ नर्स है। मौजूद कितने लोग हैं यहाँ पे? यहाँ पे एलटी थे, उनका ट्रेनिंग है वहाँ जिले पे चले गए हैं। बाकी 3 लोग हम स्टाफ। और डॉक्टर साहब अभी नहीं है, अभी आ रहे हैं। क्या नाम है उन लोगों का? एक डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे, एक डॉक्टर चंद्रगुप्त। तो आपने अस्पताल के जो स्टाफ नर्स है, जो कर्मचारी है, उनके बयान सुने। आप देखिए, खुद ही ये अस्पताल बीमार है। बीमार अस्पतालों का कौन इलाज करेगा? यहाँ पर अस्पताल से डॉक्टर नदारद रहते हैं, मरीजों को आए दिन यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये यूपी के सरकारी अस्पतालों के हाल है, जो कि बेहाल है। चंदौली से इस पूरी रिपोर्ट मिथिलेश सिंह ने की है, जो हमारे साथ में जुड़े हैं। इस पूरे मामले की पड़ताल उन्होंने की है, चंदौली से संवाददाता है। इसके अलावा कृष्णचंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। सर, आपका बहुत स्वागत करता हूं। मिथिलेश, आपने जो पूरी रिपोर्ट की है कि मरीजों को यहाँ पर कई प्रकार की नुकसान उठाना पड़ता है, खामियाजा उठाना पड़ता है, मरीज बेबस होकर झोला छाप डॉक्टरों के पास में मजबूरन इलाज कराने जाते हैं, कई दिनों तक यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं, नदारद रहते हैं। रिपोर्ट क्या है, बताइए विस्तार से दर्शकों को। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंदौली जिले के शहाबगंज ब्लॉक अंतर्गत आने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलिया का ये मामला है, जहां पे 2 डॉक्टरों की तैनाती है, डॉक्टर अरविंद कुमार पांडे और डॉक्टर चंद्रगुप्त। ये दोनों लोगों की स्थिति ये है कि शायद कभी कभार हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं, वो भी जाते हैं तो 1 से 1:30 बजे हॉस्पिटल पे जाते हैं, जबकि 8 बजे हॉस्पिटल खुलना है और 2 बजे बंद होना है। तो डॉक्टर हफ्ते में 1-2 बार जाके एहसान कर देते हैं हॉस्पिटल पे। वार्ड बॉय, एएनएम के सहारे और स्टाफ नर्स के सहारे हॉस्पिटल चल रहा है। मरीजों का आलम ये कि मरीज 20 से 25 संख्या में आते हैं, पर्ची बन जाती है। क्योंकि एएनएम चाहे स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय मरीजों का इलाज नहीं कर सकते, ना दवा दे सकते हैं, तो मरीज पर्ची बना के इंतजार करते हैं और डॉक्टर साहब नहीं आते हैं तो मरीज निराश होकर वापस लौट जाते हैं। नतीजा ये होता है कि मरीजों को निजी अस्पताल में झोला छाप डॉक्टरों का पड़ता है, जिससे उनको कभी कभार अपनी जान गंवानी पड़ती है। और आज शायद यही वजह है कि जिस चलते झोला छाप डॉक्टर जो है कि इनका रोजगार धंधा फल फूल रहा है। और मामले में जब सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की गई तो सीएमओ साहब होता है, फोन उठाने का जहमत इन्होंने नहीं उठाया है। वहीं जब डीएम साहब से बात की गई तो डीएम साहब ने कहा कि मामले में जाकर कार्रवाई की जाएगी, डीएम साहब की खोखली ही साबित हुई। जी,
मिथिलेश, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, कितने गांव के लोग इस अस्पताल में इलाज कराने के लिए आते हैं और इस अस्पताल में जो मरीजों की संख्या है दिन प्रतिदिन कितनी रहती है? आपको बता दूं कि साहबगंज ब्लॉक में 3 सरकारी हॉस्पिटल हैं, एक पीएचसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र साहबगंज ब्लॉक के अंतर्गत है और एक कटवा माफी में है, एडिशनल पीएचसी है, और तीसरा यहाँ पे इलिया में है, जो कि ये भी एडिशनल पीएचसी है। पूरे 76 गांवों को ये ब्लॉक जोड़ता है। लेकिन अगर इलिया की बात करें तो इलिया में आसपास के लगभग 40 गांव ऐसे हैं जहाँ के लोग करके इलाज कराने जाते हैं, तो यही लोग 40 से 50 लोग जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पे जब डॉक्टर नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे मरीजों का भी मोह टूट हो गया, और आज यही वजह है कि जिसके चलते चंदौली जिला अस्पताल पे मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहां पे समुचित व्यवस्था नहीं हो रही है, और इन लोगों के हरकत की वजह से अब देखिए, अभी डेंगू के 4 मरीज जिले में मिले हुए हैं। 4 मरीजों का मामला सामने आया है जिनको डेंगू है, और इस सरकारी रोग भी बड़े तेजी से पैर पसार रहा है। तो अगर डॉक्टरों की लापरवाही रहेगी तो कैसे इन मर्ज का या रोगों को पे रोकथाम की सकता है? जी बिल्कुल ठीक है। कृष्णचंद्र श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से मिथिलेश जी बता रहे हैं कि यहाँ पर कई गांवों के लोग जो है इलाज कराने आते हैं और लगभग देखिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर लोग आते हैं, लेकिन जब उनको अस्पताल में डॉक्टर नहीं मिले तो कहीं ना कहीं मायूस होकर मरीजों को लौटना पड़ता है। ऐसे में देखिए मौसमी बीमारी भी कई प्रकार से पनप रही है, कई प्रकार की गंभीर बीमारियों से भी मरीजों को दो चार होना पड़ता है। ऐसे में अगर डॉक्टर नहीं मिले तो मरीज कहाँ जाए? झोला छाप के पास में, और झोला छाप के इलाज की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है। आए दिन हम ऐसे मामले सुनते रहते हैं उत्तर प्रदेश के कई जिलों में। क्या कहेंगे आप इस व्यवस्था पर? मैं बताना चाहूंगा, जहां तक झोला छाप डॉक्टरों का सवाल है, तो याद होगा आपको, इसके पहले कोरोना जब आया था तो यही झोला छाप डॉक्टर बहुत सारे लोगों की जान बचाए थे। लेकिन प्रॉब्लम यह पैदा होता है कि जितने भी पीएचसी या जिला संयुक्त चिकित्सालय या कहीं भी जितने भी डॉक्टर मौजूद हैं, खास तौर से जो गाँव में चिकित्सालय है, वहाँ पे तो कहीं अगर जाते भी हैं तो हम मरीज नहीं देखते। वहाँ पे एक ट्रेड बन गया है कि नहीं, यहाँ से आप हमारे प्राइवेट सेक्टर में आओ, प्राइवेट हम जहाँ खोल रखते हैं वहाँ पे आओ, जहाँ पे हम आपका इलाज करेंगे और वहाँ लंबी मोटी फीस देंगे या फिर उनको तुरंत रेफर कर देंगे। हमारा कहना है कि अगर यहाँ के सीएमओ, जिनको यह पता ही नहीं है कि कितने झोला छाप डॉक्टर हैं यहाँ पे, सारे हर मोहल्ले में आप चले जाइए, हर गली में चले जाइए, हर चौराहे पे, हर बाजार में, हर जगह झोला छाप डॉक्टर मिलेंगे। और ये झोला छाप डॉक्टर जहाँ पे मरीजों की जान लेते हैं वहां पे कुछ हद तक मरीजों की जान बचाते भी हैं, क्योंकि यह प्राइवेट डॉक्टर इतने महंगे हैं जहाँ पे आम मरीजों का इलाज करा पाना संभव नहीं है, और सरकारी डॉक्टर इलाज करना नहीं चाहते, सरकारी हॉस्पिटल इलाज नहीं करना चाहती। ऐसे में मरीज करे तो करे क्या करे? मैं वही तो कह रहा हूँ 5 लाख कृष्णचंद्र जी, मैं वही तो कह रहा हूँ कि यूपी के ये अस्पताल खुद ही बीमार है, इन्हें ही इलाज की दरकार है, तो कौन इन अस्पतालों का इलाज करेगा? कौन इन डॉक्टरों का इलाज करेगा? जाहिर सी बात है, अस्पताल बीमार है, डॉक्टर बीमार है। मैं आपको बता दूं कि जहां पे अस्पताल की बात है, जो डॉक्टर हैं लंबी मोटी रकम पाते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन पब्लिक का इलाज करना एकदम उनके लिए गवारा है। यहाँ पे स्थिति यह है कि जितने गांव के चिकित्सालय हैं वहां पे कोई भी डॉक्टर समझ नहीं होता है, लेकिन उनकी सैलरी बनी रहती है, उनको तो पेमेंट मिलना है। और यह ही नहीं, जितने भी अगर सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां उपलब्ध हैं और सरकारी हॉस्पिटल में दवाइयां लिखना नहीं चाहते, ये बाहर की दवाइयां लिखते हैं, जिसके बिचौलिए भी वहाँ पे भागी रहते हैं। जांच बाहर की लिखी जाती है, हॉस्पिटल में कोई जांच नहीं कराई जाती है। यही प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, और इस पे सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। जिलाधिकारी हो चाहे सीएमओ हो, ये भी कभी अगर बहुत ज्यादा क्या बातें पत्रकारों द्वारा उठाई जाएंगी तो एक बार जांच होगी, एक आध ठो हॉस्पिटल सीज कर दिए जाएंगे, लेकिन वो सीज कब तक होंगे? जब तक उनके यहाँ सुविधा पहुंच नहीं जाएगा। फिर वो हॉस्पिटल खुल जाएंगे, फिर वहाँ पे उसी तरीके से काम शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और देखिए चंदौली के डीएम ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। कहीं ना कहीं मिथिलेश जी हमारे साथ में जुड़े हैं, उन्होंने जब सीएमओ साहब से बात करने की कोशिश की, उनको कॉल किया तो सीएमओ साहब ने कॉल रिसीव नहीं किया और शायद मुनासिब भी ना समझा हो, कई वजह हो सकती है उसके लिए। लेकिन चंदौली डीएम ने जब संज्ञान लिया है तो उम्मीद जगी है कि वो इस पूरे मामले में कार्रवाई करेंगे। अगर वो कार्रवाई करेंगे तो क्या लगता है आपको कि जो माकूल जो कार्रवाई है वो हो पाएगी? देखिए, कार्रवाई तो हमेशा होती है, आए दिन कार्रवाइयां होती रहती हैं, आए दिन ये सिलसिला जारी रहता है। जब तक मुकम्मल कार्रवाई
कार्रवाई नहीं की जाएगी, उनके हॉस्पिटल फीस नहीं किए जाएंगे, ऐसे पे रोक नहीं लगाई जाएगी, उनको पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, तो यह सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मैं इसमें वही कोई कह दो रहा राय हूँ नहीं है। मैं वही कह रहा हूँ कि जब सीएमओ साहब ने फोन नहीं उठाया तो उन्होंने डीएम साहब को बताया। डीएम साहब बता रहे हैं कि हम आश्वासन दिया है उन्होंने कि हम कार्रवाई करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। बात कार्रवाई की डीएम है साहब तो काफी आप सही अच्छे कह रहे हैं, मुकम्मल कार्रवाई की बात है। कोई 2-4 डॉक्टरों पर कार्रवाई हो, सस्पेंशन हो, सस्पेंड हो, तो उनको समझ में आएगा कि लापरवाही का नतीजा क्या होता है। जाहिर सी बात है, मुकम्मल कार्रवाई डीएम साहब का जहां तक कहना है तो वे कार्रवाई करने के मूड में हैं। अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो जिसका माकूल जवाब भी मिलेगा उनके, और जब तक 2-4 लोग सस्पेंड नहीं होंगे, बर्खास्त नहीं होंगे, तब तक इस पर कोई भी रोक लगा पाना संभव नहीं। ठीक है। लौट करके मिथिलेश जी आपसे ही सवाल लूंगा। जिस प्रकार से आप सीएमओ साहब को बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये यहाँ पर चंदौली में इस प्रकार का मामला है, यहाँ मरीज झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराने को मजबूर है, कई दिनों तक अस्पताल में डॉक्टर नहीं आते हैं, तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, तो क्या आपने डीएम साहब से शिकायत की थी? डीएम साहब ने क्या कहा आपसे? जी, उसके बाद मेरी डीएम साहब से बात हुई है, तो डीएम साहब के द्वारा बताया गया कि नहीं, मैं मामले में जांच करवा के कार्यवाही करवाऊंगा। लेकिन ऐसी ऐसी बातें तो डीएम साहब से कई बार हुई हैं, लेकिन कार्रवाई कितनी की गई है। और रही बात, मैं एक बात और आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि नौकरी आज के समय में मिलनी बड़ी मुश्किल चीज है, सबको नौकरी मिल पाती है, लेकिन यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटलों में लगभग दर्जन भर ऐसे डॉक्टर हैं जिनकी अच्छी खासी सैलरी पैकेज है, लाख रुपए से ऊपर वेतन है। इन डॉक्टर के द्वारा अपनी वाइफ के नाम से कहीं न कहीं हॉस्पिटल जिले का बाहर खोला गया है। उस हॉस्पिटल में बाकायदा ये डॉक्टर जो है कि प्रैक्टिस करते मिलते हैं और प्रैक्टिस करते भी हैं, और ये बातें बताई भी जाती हैं सीएम साहब को, तो वो कहते हैं अरे मेडिकल ड्यूटी है, देखा जाए। आपके पास में आऊंगा लौट करके, माफ कीजिए, आपके पास में लौट करके आऊंगा। हमारे साथ में दिव्या ओझा जी जुड़ गई हैं, एसडीएम है आप चकिया की। मैडम आपको बहुत स्वागत करता हूं देश न्यूज में। हालात सरकारी अस्पताल आपसे तो छुपा नहीं है, अस्पतालों में जिस प्रकार से डॉक्टरों की लापरवाही देखने को मिल रही है, कई कई दिनों तक डॉक्टर अस्पताल में तैनात नहीं रहते हैं, नदारद रहते हैं। इसके चलते मरीजों को कई प्रकार की गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई मरीज तो ऐसे हैं जो बिना इलाज के ही लौट जाते हैं। ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई करेंगे आप? लगता है दिव्या ओझा एसडीएम मैडम से संपर्क नहीं बन पा रहा है, तकनीकी समस्या के चलते वो संपर्क नहीं बन पा रहा है। मिथिलेश जी, लौट करके आपसे ही जानना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार से हम एसडीएम मैडम से सवाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल सिर्फ एसडीएम के से संबंधित नहीं है, ये सवाल तो जो स्वास्थ्य विभाग है उससे संबंधित भी है और जो सीएमओ है उससे संबंधित भी है। मिथिलेश जी, आपको बताना चाहूंगा कि जिले की स्थिति ऐसी है कि कोई भी विभाग हो, कोई बड़ी घटना होती है तो आला अधिकारी इसका संज्ञान लेते हैं। नहीं, किसको नहीं, कौन को नहीं पता है कि कहाँ झोला छाप डॉक्टर बैठ के प्रैक्टिस कर रहे हैं। खुलेआम रोडों पे जो है कि बोर्ड टांग टांग के प्रैक्टिस चल रहा है, हॉस्पिटल चल रहा है, इलाज हो रहा है मरीजों का। हॉस्पिटलों की स्थिति है, अवगत कराया भी अधिकारियों को। और दिव्या मैडम से भी मैंने कटवा माफी पूर्व में हमारे चैनल में खबर चली थी, कटवा माफी हॉस्पिटल के बारे में, जहां डॉक्टर मणिकेश जो कि ड्यूटी पे जाते हैं, इनके बारे में मैंने मैडम से भी बात की। हाँ, मैडम के द्वारा ये कहा गया था कि रहने दीजिए, मैं औचक निरीक्षण करूंगी वहां का। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ मिथिलेश जी, मैं वही कह रहा हूँ मिथिलेश जी, आखिर क्या वजह है कि स्वास्थ्य विभाग के ऊपर या स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कोई बोलना नहीं चाह रहा है, कोई वक्तव्य देना नहीं चाह रहा है, कोई कार्रवाई नहीं करना चाह रहा है? देखिए, हमने दिव्या ओझा जो एसडीएम मैडम है वो उनको जोड़ने की कोशिश की, मैटर भी उनको बताया, तो वो ऑन स्क्रीन बात करने के लिए तैयार नहीं है। जो नीलेश मालवीय है, प्रभारी है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के, वो भी अपने भाई को फोन देकर कहीं बाहर चले गए हैं, उनके भाई के पास में फोन है। आखिर मैं वही जानना चाह रहा था, क्या वजह है कि स्वास्थ्य व्यवस्था के ऊपर कोई भी बोलना नहीं चाह रहा, दूर भाग रहा है? नहीं, मैं ये आपको बताऊं, नीलेश मालवीय जी को चैनल के द्वारा फोन गया तो उन्होंने अपने भाई को फोन करा दिया, जबकि ये ड्यूटी पीरियड है उनका। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के ये प्रभारी हैं, तो इनके भाई साहब वहां पे क्या कर रहे हैं? दूसरी बात कि ये कटवा माफी हॉस्पिटल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलिया, नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र इलिया, इनके अंडर में आता है, नीलेश मालवीय जी के अंडर में आता है। पहले तो कार्यवाही का दौर इनसे होके गुजरेगा, उसके बाद तो ऊपर सीएम बात पहुंचेगी, तो इनको भी तो जवाब देना होगा इनके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है ऐसे लापरवाह डॉक्टरों पे। जी, तो मैं वही तो जानना चाह रहा था कि नीलेश मालवीय जी अगर जुड़ते तो उनसे पूछा जाता कि आपके डॉक्टर अस्पतालों से नदारद क्यों रहते हैं। ये जवाबदेही जब आपके द्वारा तय की गई है, आप तय करते हैं तो तय करिए, जवाबदेही किसी की तो हो।
पहले तो ये नहीं कि जवाबदेही होनी चाहिए कि उन्होंने फोन क्यों नहीं उठाया और क्यों इस तरीके से व्यवहार करते हैं। जाहिर सी बात है, जब इनका खुद लापरवाही ही इतनी तरीके से है तो ये अपने अधीनस्थ लोगों का क्या हाल कर पाएंगे। वहीं मैं आपको बता देना चाहूंगा कि एसडीएम मैम की जहां तक बात है ओझा जी की, तो ओझा जी ने अभी पांडे हॉस्पिटल को सीज किया है अभी हाल में सकिया में, और इसके पहले भी उन्होंने अभी हाल में ही साहबगंज में भी उन्होंने काफी चेकिंग की है और लगातार इधर उनके चेकिंग अभियान जारी है। और दिव्या ओझा जी काफी एक्टिव पर्सन हैं इस मामले में, काफी संज्ञान ले ठीक गए है हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। श्रीवास्तव जी, मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर आप इस मसलों को लेकर के गंभीर है और संवेदनशील है, एक्टिव है, सक्रिय है, सब कुछ है, आप तो आके मीडिया को जवाब दीजिए कि हम इन अस्पतालों पर ये कार्रवाई कर रहे हैं, हमने इतने अस्पतालों को सीज किया, इतने अस्पतालों पर कार्रवाई की, इतने डॉक्टरों पर कार्रवाई की। आप आकर के अपना वक्तव्य दे दीजिए। जाहिर सी बात है उनको आना चाहिए था, उसमें न आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अब जो भी रीजन रहा हो न आने का मैं नहीं बता सकता। नहीं, वही मैं आपसे श्रीवास्तव जी यही जानना चाह रहा था, आपसे नहीं, मैं जानना दरअसल एसडीएम मैडम से भी जानना चाहता, नीलेश मालवीय जी जुड़ते उनसे भी जानना चाहता, जो सीएमओ साहब अगर आते इस डिबेट में वो भी शामिल होते तो उनसे भी पूछते कि देखिए जिस प्रकार से हम अस्पतालों के हालात देख रहे हैं, ये इसकी जो व्यवस्था जो बेपटरी हो रही है, इसके जिम्मेदार कौन है। अगर आपके पास में ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन ने सौंपी है तो उसका निर्वहन कीजिए, अगर नहीं हो पा रहा है तो आप जॉब छोड़ दीजिए। नहीं, जहां तक सवाल है सीएमओ साहब का, वे कभी भी मोबाइल पे जोते ही नहीं, आज तक मैंने नहीं देखा है, ना तो कभी फोन उठाते हुए मैंने देखा है। अगर आप वहां पे जाके मिलिए तो भी उनका तेवर जो है अलग ही रहता है। ऐसे जिले के जिम्मेदार अधिकारियों का ये हाल है तो और लोगों का क्या होगा। उसी तरीके से और भी अधिकारी हैं, जैसे अपने सीएमओ साहब हैं वैसे ही इनके प्रभारी भी हैं, जिनका आपने देखा कि अभी आपने फोन किया, चैनल का फोन किया तो भी नहीं उठाया, उन्होंने अपने भाई को फोन थमाकर। एक ड्यूटी पीरियड में इस तरीके से गैर जिम्मेदारानापन काम क्या उनके लिए मायने रखता है। और जाहिर सी बात है, जहां भी है, जितने भी हॉस्पिटल है पूरे जिले में, खास तौर से जो गांव में हॉस्पिटल है उनका तो और भी बुरा हाल है। जो बाजार में है, जो टाउन एरिया में है, नगर पंचायत में है, नगर पालिका में है, उनका तो कुछ हद तक गलीमत भी है, लेकिन गांव के हॉस्पिटलों का हाल बेहाल है। बिल्कुल ठीक कहा। और देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो बच्चे हैं, जो बीमार मरीज हैं, जो महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, उनके प्रति ये संवेदनशील होंगे। अगर होते तो कहीं ना कहीं अस्पताल में अपनी ड्यूटी दे रहे होते, सेवा दे रहे होते जो तय की गई है और जिसके लिए उनको तैनात किया गया है। जाहिर सी बात है, मैं आपको बता दूं, सरकार जो है संचारी रोग नियंत्रण के लिए इतना लंबा चौड़ा हवा काबा अपना रही है, बहुत पैसे खर्च कर रही है, लेकिन इन्हीं हॉस्पिटलों के आसपास आपको इतनी गंदगियां मिलेगी जिसका कोई हिसाब नहीं है। क्या उनको दिखाई नहीं देता कि यहाँ पे संचारी रोग पनप सकता है, यहाँ जो मरीज आते हैं वो और भी मरीज हो सकते हैं, या उनके साथ जो उनके तीमारदार जा रहे हैं वे भी मरीज हो सकते हैं, लेकिन इसका किसी को ख्याल नहीं है। बस उनको अपना कमीशन चाहिए, अपना पैसा चाहिए, उनकी सैलरी बन गई है और किसी से कोई लेना देना नहीं है। मरीज मरता है कि जीता है, उनके तीमारदार आते हैं, वे कैसे होते हैं, उनसे सही तरीके से बात नहीं करते हैं। यही तो हाल है यहाँ पे। यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से अस्पताल की चौपट हो चुकी है। अच्छा मिथिलेश जी, अगर इनके नहीं आने के कारण पर अगर हम बात करें या कोई कंक्लूजन निकालें तो ये क्यों नहीं आते हैं? क्या दूसरी अस्पतालों में सेवाएं देते हैं या दूसरे निजी अस्पतालों में जाते हैं ये डॉक्टर बैठने के लिए? क्या ये वजह हो सकती है? जी बिल्कुल, ये वजह तो मुख्य वजह है, क्योंकि कई ऐसे डॉक्टर हैं, मैंने बताया भी पहले कि कई ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी वाइफ के नाम से बाकायदा हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन करा रखा है और बड़े बड़े हॉस्पिटल खोल रखे हैं, और उसी हॉस्पिटल में यहाँ ड्यूटी पे ना जाके उसी हॉस्पिटल में अपने वाइफ के साथ ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे कई मामलों पे हमने सीएमओ को बताया भी है। एक डॉक्टर संजय है चकिया में, ये भी इनका रावट्सगंज में हॉस्पिटल है, ड्यूटी तो चकिया में इनका रजिस्टर पे होती है, लेकिन वास्तविक ड्यूटी जो है कि अपने हॉस्पिटल में करते हैं। और सीएमओ साहब से इस पे मेरी बात भी हो तो बोले कि उनको 1 साल का मेडिकल लीव दिया गया है। तो ये बात मेरे समझ में नहीं कि लंबा मेडिकल लीव दिया कैसे जा सकता है कि वो व्यक्ति जाके अपने हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहा है। वही कई डॉक्टर यहाँ इलिया में भी और कटवा माफी में भी ये है, सूत्रों के हवाले से ये पता चला है कि इन लोगों के भी वाराणसी में हॉस्पिटल है अपने खुद के, जिनमें ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसे लापरवाह डॉक्टर दूसरी अस्पतालों में सेवाएं दे रहे हैं तो ये तो नियम ही नहीं है, रूल्स ही नहीं है, जबकि शासन की गाइडलाइंस ये है कि अगर कोई सरकारी अस्पताल में डॉक्टर तैनात है और सरकार के द्वारा वो वित्त पोषित है, यानी कि उसको सैलरी दी जाती है, तो वो दूसरी निजी अस्पतालों में अपनी सेवा नहीं दे सकता है। ये गाइडलाइंस सरकार की है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये तो सरकारी नियम का उल्लंघन है, फिर तो और मामला गंभीर हो जाता है।
मैं आपको बता जी, दूं, बिल्कुल, आरटीआई के बिल्कुल। माध्यम से ऐसी भी सूचना आई थी जिसमें हाँ। एक डॉक्टर 30-30 हॉस्पिटल चला गए हैं, हाँ। जबकि एक डॉक्टर केवल एक हॉस्पिटल का लाइसेंस ले सकता है। क्या एक हॉस्पिटल, एक डॉक्टर 30 अस्पताल या 5 अस्पताल या 10 अस्पताल चला सकता है? संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक डॉक्टर के नाम से आप देख लीजिए, इसका रिकॉर्ड दिखाई देगा, आरटीआई के द्वारा सूचना भी मांगी गई है जिसमें यह बताया गया है कि नहीं, इनके नाम से यहाँ यहाँ फला 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 जगह हॉस्पिटल रजिस्टर्ड है, जो लाइसेंस इनको दिया गया है। ये कैसे लाइसेंस दिया गया, यह तो प्रशासन से भी, शासन से भी प्रश्न चिन्ह लगता है। एक डॉक्टर के नाम से 30 हॉस्पिटलों का लाइसेंस किस प्रकार से दिया गया? बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे में क्या बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। इस पूरी जानकारी के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। चूंकि वक्त भी हो चला है विदाई लेने का, इसलिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि उत्तर प्रदेश में व्यवस्था बेटरी हो चुकी है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसके हालात ये है कि मरीजों को झोला छाप डॉक्टरों से इलाज कराना पड़ रहा है। यहाँ पर सिस्टम खुद बीमार है, व्यवस्था खुद बीमार है। क्या इन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार तैयार है? अगर है तो ऐसे डॉक्टरों पर क्या कार्रवाई होगी, ये सवाल छोड़ करके मैं जाता हूँ। फिलहाल देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।